बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज हम लोग एक दूसरा यूनिट नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी, आज हम लोग इस पे बात करेंगे और आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह इसको वाइंड अप भी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट नहीं है। यानी टाइटल है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है करंट का, ये क्लियर कर लीजिए। देखिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं चार्जेस, नेगेटिव पॉजिटिव साइन जो किसी एटम या एलिमेंट पर होता है इलेक्ट्रॉन के निकलने या दाखिल होने से, उसको कहते हैं चार्ज, जिसको केमिस्ट्री में आयंस बोलते हो। जब ये चार्जेस फ्लो करवा दो किसी भी कंडक्टर में, फ्लो करवा दो, तो उसके फ्लो को कहते हैं करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ चार्ज की एग्जाम्पल है, इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन या चार्जेस, अच्छा ये बता दो कि चार्जेस के फ्लो को करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट है ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मली करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लेकिन वो अभी मैं जरा क्लियर करता हूं। चार्जेस के फ्लो को कहते हैं करंट, ठीक है। अच्छा, अब जब चार्जेस फ्लो करता है तो किसी भी कंडक्टर में अप्रोक्सीमेट उसकी स्पीड क्या होती है? जब चार्जेस किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेट 21,60,000 मीटर पर सेकंड होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिसको आप करंट बोलते हो, 21,60,000 मीटर का डिस्टेंस एक सेकंड में कवर करता है। इसलिए देखा होगा ना कि एरिया की लाइट एक साथ आती है, एक साथ जाती है, क्योंकि चार्ज यहाँ बस 3 जीरो कम कर दो, 2160 किलोमीटर, ठीक है, बस 3 जीरो कम, वो किलोमीटर में आ गया। सही है। अच्छा, यानी कि 2160 किलोमीटर पर आवर। ये पर सेकंड हुआ, पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। पर आर में लाना होगा तो फिर 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3600 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और इससे भी बड़ी हो जाएगी। खैर फिलहाल इसी में रहने दें, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रॉन की दो टाइप होती है। हम तो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते हैं करंट, और हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये जहन पर है, कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होता है, ऐसा ही है ना। तो थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रॉन दो टाइप का होता है। एक वो इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव साइन होता है, और एक वो इलेक्ट्रॉन भी होता है जिसपे पॉजिटिव साइन होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव साइन होता है, वो इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव साइन होता है, उससे तो हम लोग इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, जिसपे पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं। गुड, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को। तो ये स्पीड इसकी है, ठीक। अच्छा, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, इसको कहते हैं करंट। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो यूनिफॉर्म होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? यूनिफॉर्म।
अगर कैरेक्टरिस्टिक यूनिफॉर्म नहीं होगा तो वोल्टेज कम ज्यादा होगा, चीजें डिस्टर्ब होंगी, सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टेडी। स्टेडी, तो करंट जब यूनिफॉर्म होता है तो उसको कहते हैं स्टेडी करंट। ठीक। अच्छा, ये जो स्टेडी करंट है या सिर्फ करंट का वर्ड है, वो बाय डिफॉल्ट इसके लिए है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी अगर मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मैं कहता हूं करंट है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। कौन सा होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यानी इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो। लेकिन जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, तो उसके फ्लो को कहते हैं कन्वेंशनल करंट। जब पॉजिटिव चार्जेस किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसके फ्लो को क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। अच्छा, ये जो करंट होता है इसकी स्पीड जरा स्लो होती है, लेकिन ये कन्वेंशन करंट हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमारे सिलेबस का हिस्सा टोटल करंट है। ठीक है। अच्छा, करंट कोई भी हो, नॉर्मल करंट हो, कन्वेंशनल करंट हो या कोई और करंट हो, करंट को लिखते हैं आई से। और ये आई का सिंपल सा फॉर्मूला है Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। एम्पेयर बराबर होता है कूलम ओवर सेकेंड, इसको ए से लिखते हैं एम्पेयर को। चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, ये एम्पेयर है। तो करंट का यूनिट क्या होगा? एम्पेयर। और इसकी प्रेजेंटेशन जो है, सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और इसमें एरो दिखाते हैं। सर्कल में कहीं पर एरो आ जाए तो इसका मतलब ये बता रहा है कि इसमें से करंट पास हो रहा है। पर नॉर्मली इस लेवल पर इस सिंबल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो ये बात तो हमने ये समझा कि भाई करंट क्या होता है। अब मुझे बताओ, ये करंट और इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? क्या करंट को ही बोलते हैं या ये कुछ और चीज है? एक ही है। सुनो, करंट और इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग चीजें हैं। तुम लोग घरों में बिल किस चीज का देते हो, करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का? तो ये बोला करो ना कि हम करंट का बिल दे रहे हैं। कभी सुना है किसी को बोलते हुए हम करंट का बिल दे रहे हैं? हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है। अलग क्या मतलब, इलेक्ट्रिसिटी है क्या मतलब है? सुनो, हाउ टू प्रोड्यूस करंट, करंट कैसे बनता है, हाउ इट इज प्रोपेगेटेड, ये कैसे ट्रेवल करता है, एंड हाउ इट इज यूजेस एंड हाउ मच इट इज यूज्ड, all these phenomena becomes electricity. The study, एक ऐसा स्टडी जिसमें आप पता करो कि करंट बनता कैसे है, प्रोपेगेट कैसे होता है, फिर उसका इस्तेमाल क्या हुआ, ये सब मिलता है तो बनता है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग तो सिर्फ यूजर्स हैं, हम तो सिर्फ यूज करते हैं। तो जो बिल देते हो वो सिर्फ इसका बिल नहीं देते हो जो आप यूज करते हो। जहां करंट की प्रोडक्शन हो रही है उसके एक्सपेंसेस भी आप बेयर करते हैं, यानी हम बेयर करते हैं। प्लांट नॉर्मली शहर से बाहर होता है, फिर वहां से शहर में आया, कैसे आया, उसके एक्सपेंसेस भी हम बेयर करते हैं जी। और फिर जो घरों में कनेक्शन मिला, उसका जो यूज हो रहा है, उसके तो हम बेयर करते ही हैं। यानी प्रोडक्शन का भी बेयर हम करते हैं, प्रोपेगेशन की बेयर, और फिर यूजेस का। ये सब मिलता है तो बनता है इलेक्ट्रिसिटी, और बिल हम इलेक्ट्रिसिटी का देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है एक ऐसा फिनोमेना जिसमें हम ये स्टडी करें कि करंट कैसे बन रहा है,
कैसे इसकी प्रोपेगेशन हो रही है और कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है हुआ है, ये सब मिलता है, कंबाइन होता है तो बनता है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो बिल इलेक्ट्रिसिटी की दी जाती है। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट यहीं पे क्लियर कर दो। ये जो इलेक्ट्रिसिटी में हम बिल देते हैं, कहते हैं ना कि 2 यूनिट का बिल दे दिया, 5 यूनिट, 100 यूनिट, 1000 यूनिट का बिल। ये 1 यूनिट का क्या मतलब है? व्हाट इज 1 यूनिट? 1 यूनिट का क्या मतलब हुआ? याद रखिएगा, 1 यूनिट का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। यानी जब आप घरों पे एनर्जी यूज करते हो और इतनी एनर्जी यूज कर लेते हो, ठीक है, तो उसको 1 यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट क्यों बोलते हैं? हाँ, यूनिट क्यों बोलते हैं वो सुन लो। अब आपने इतनी एनर्जी यूज कर ली है कि इलेक्ट्रिक वालों को कैसे पता चलेगा कि आपने इतनी एनर्जी यूज कर लिया? उन्होंने घर के बाहर एक मशीन लगा दिया और उससे कहा है कि जब भी ये घर वाले इतनी एनर्जी यूज कर लें तो तुम अपने पास एक नंबर ऐड कर देना। 3 है तो 4, 4 है तो 5। और वो एक वक्त में सिर्फ एक ही नंबर ऐड कर सकता है, और एक को बोलते हैं यूनिट। एक को बोलते हैं यूनिट। वो एक ऐसा नहीं होगा कि एक साथ 4 नंबर ऐड कर दे, एक वक्त में सिर्फ एक ही नंबर ऐड कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिट। 100 यूनिट का मतलब हुआ कि 100 मरतबा आपने इतनी एनर्जी यूज की और उस मीटर ने 100 मरतबा एक एक नंबर ऐड किया, राइट। फिजिक्स की लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में इस यूनिट को बोलते हैं किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर याद रखिएगा, ये कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। यानी कि इलेक्ट्रिक के मीटर में बाहर देखोगे ना तो लिखा होगा KWH। स्क्रीन जो छोटी सी होगी उस पर भी देखिएगा तो लिखा आएगा KWH। KWH कमर्शियल यूनिट है, यानी एक यूनिट का मतलब 1 KWH, और 1 KWH का मतलब है ये है, ठीक। चलो, ये इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड भी क्लियर हो गया। हो गया क्लियर? करंट भी क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी भी क्लियर, ऐसा ही है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। किसको बोला था? मैं रिपीट कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं। वोल्टेज V से लिखा था। हमने कहा था कि जब चार्ज फील्ड में मूव करता है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के दौरान जो पोटेंशियल वो प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वोल्टेज। और उसके बहुत सारे फॉर्मूले थे, जैसे वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस बोला था। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क करेगा भी तो डिस्टेंस कवर करेगा, वोल्टेज ही प्रोड्यूस करता है, पर उसको हमने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस। यानी चार्ज मूव करेगा तो जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है उसको कहते हैं वोल्टेज। तो अब जरा वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन चेक करते हैं। फर्स्ट करो, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा है तो मतलब करंट ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट बोलते हैं। फ्लो करने से क्या प्रोड्यूस होता है? वोल्टेज। तो अगर फ्लो ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा, तो करंट और वोल्टेज एक दूसरे के क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ वोल्टेज के, और इस रिलेशंस को कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। अच्छा, अब एक सवाल आता है, एक MCQ आ जाता है जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है। हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बड़ा सिंपल MCQ होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और हम उसमें ये ऑप्शन लिख के दे देते हैं। पहला,
दूसरा, तीसरा, जिसमें लिखते हैं ऑप्शन ए एंड बी, और फिर चलो चौथा है नन। कौन सा करेक्ट करोगे? और अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ज्यादातर बच्चे इसमें ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट कर देते हैं। क्यों करेक्ट कर देते हैं? भाई आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी आई के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो ये और ये सेम हुआ ना, तो ये करेक्ट हुआ। आंसर इज रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सिर्फ रिलेशन ये एग्जिस्ट करता है, ये यानी आई ही पहले होगा। अब एक सवाल ये पैदा होता है, रिलेशन में पहले किसको लिखते हैं? सुनना गौर से, जब दो चीजों का रिलेशन आप स्टडी कर रहे हो, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो पहले क्रिएट होगा वो पहले लिखेंगे। जो पहले क्रिएट होगा वो पहले, जो बाद में क्रिएट होगा वो बाद में। अब करंट और वोल्टेज में, करंट कहते हैं फ्लो को, वोल्टेज कहते हैं फ्लो से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी। तो पहले कौन क्रिएट होगा? पहले तो फ्लो होगा ना, फ्लो होगा तो वोल्टेज होगा, फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज थोड़ी होगा। ठीक है? तो करंट पहले वोल्टेज बाद में, रिलेशन सिर्फ यही सही होगा, और इसको कहते हैं ओम्स लॉ। यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट आई ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज। इस साइन को हटाएंगे, इस साइन को हटाएंगे, तो इजिकल कांस्टेंट यहां पर के इस्तेमाल करते हैं, दिस इज वी। और के को बोलते हैं वेयर के इज कॉल्ड, क्या कहते हैं के को? कंडक्टेंस। के को कहते हैं कंडक्टेंस। अब ये कंडक्टेंस क्या होता है? वेयर के कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी आर, यानी के और आर एक दूसरे का इनवर्स है। तो अब जरा इसको समझो, सबसे पहले तो समझो रेजिस्टेंस क्या होता है। दो कॉन्सेप्ट समझोगे। नंबर एक, जब चार्जेस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो करता है, तो कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स मिलकर उसके फ्लो को रेजिस्ट करती हैं, रोकती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं। वो रोकने की सलाहियत क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। फिर सुनो, करंट किसमें प्रोड्यूस होगा? कंडक्टर में। कंडक्टर का मतलब उसके सॉलिड होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्लो करता है, तो कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स मिलकर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करती हैं, रोकती हैं। वो रोकने की सलाहियत क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है और कंडक्टर के मॉलिक्यूल मिलकर उसको रोकने की कोशिश करती हैं, ये रोकने की कोशिश करने का मतलब क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर एक के मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, तो कंडक्टर के मॉलिक्यूल भी मूव करेंगे। मूव करने से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी से हीट बनता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी को हीट बोला था, एग्री? हीट बनेगा, वो हीट रोकने की सलाहियत पैदा करता है। वो हीट इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डिस्टर्ब करता है, उसको कहते हैं रोकने की सलाहियत। यानी कंडक्टर का जो हीट होता है वो हकीकतन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डिस्टर्ब करता है, रोकता है, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। सही? और रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं, यानी ये आर जो है ये रेजिस्टेंस है। और जो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ओम। क्या है? ओम। उसी के नाम पर इसका यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ओम। ये यूनिट है।
और ये इसका सिंबल है, ये सिंबल है ओमेगा, लेकिन हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ेंगे, ओम। ठीक, चलो ये तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया। वापस आते हैं, के कंडक्टेंस, आर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने वाला। कंडक्टेंस इसका उल्टा होता है, कंडक्टेंस कंडक्ट से निकला है, रेजिस्टेंस रेजिस्ट से निकला है, कंडक्टेंस कंडक्ट से निकला। कंडक्ट का मतलब है करंट को फ्लो करवाने वाला, कंडक्ट करने वाला, इन प्रोसेस करने वाला। कंडक्टेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने की सलाहियत कितनी है कंडक्टर में। तो कंडक्टर, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एक दूसरे के क्या इनवर्स, तो इसीलिए कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस या कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, कोई बताएगा? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, गुड, उल्टा होता है, मो, MHO, ये इसका साइन, ये साइन, ठीक, मो। नाउ अब अगर हम इस रिलेशन में यहां पर k की जगह पुट कर दें 1/r, दिस इज v, तो I बराबर हो गया v/r। तो v किसके बराबर हो गया, IR के। ये ओम्स लॉ की इक्वेशन है, इसको कहते हैं ओम्स लॉ इक्वेशन, ओम्स लॉ इक्वेशन, ये ओम्स लॉ की इक्वेशन है। ठीक, अच्छा अब देखिएगा, ये जो R है इसको हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस भी दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। यानी R में एक होता है नेचुरल रेजिस्टेंस। अच्छा, नेचुरल रेजिस्टेंस हमेशा नेग्लिजिबल होता है, और एक होता है आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग R से लिखते हैं, और ये नेग्लिजिबल नहीं होता, ये तो हम बनाते ही हैं इस्तेमाल करने के लिए। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब क्लियर कर लो। देखो, आप यहां से गाड़ी लेके निकले सड़क से, रास्ते में एक पत्थर रखा हुआ था, या रास्ते में मिल गया पत्थर, या बारिश हुई, घर से निकले रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या ये जो रेजिस्टेंस है ये तो कुदरत की तरफ से था, आपका नसीब था, इसको बोलेंगे नेचुरल। लेकिन अब मुझे पता चल जाए कि यहाँ से स्वदेश में गुजरना है, और मैं क्या करूं कि वहां पर कांटे बिछा दूं, पत्थर रख दूं, ताकि स्वदेश की गाड़ी यहाँ से गुजर ही ना सके। मतलब मैंने जानबूझ कर एक काम किया है, आपकी वेलोसिटी को कम करने के लिए, आपके फ्लो को डिक्रीज करने के लिए। तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? अब ये जो वायर हमने वायरिंग की है, ये जो वायरिंग हुई हुई है, तो इसमें हमने वायर यूज किया, तो क्या हमने ये सोचा कि इसमें ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं, बस ये वायर था हमने यूज कर लिया। हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं था कि इसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेंगे। तो इस वायर का अपना जो भी रेजिस्टेंस है वो नेचुरल रेजिस्टेंस है, नेचुरल रेजिस्टेंस। और नेचुरल रेजिस्टेंस हमेशा नेग्लिजिबल होता है, उसको हम कुछ कर भी नहीं सकते। एक होता है आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस, जिसको हम इस साइन से प्रेजेंट करते हैं, ये साइन जो है ये आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस है, ये हम खुद क्रिएट करते हैं वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए। ये यूज करते हैं टू ड्रॉप वोल्टेज। यानी जब हम सर्किट बनाते हैं
तो हम देखते हैं कि उसको कितना करंट चाहिए, तो हम उसको बताते हैं कि इससे ज्यादा करंट आए तो तुम इसको रोक देना। तो इसके लिए हमें कोई तो चाहिए, तो हमें कौन चाहिए? रेजिस्टर चाहिए। रेजिस्टर उसको कहते हैं जिसके पास रेजिस्टेंस होता है। तो इसको हम यूज करते हैं वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए। सही? अच्छा, अब ये पॉइंट क्लियर कर लो। कुछ जगह ऐसी होती हैं, अच्छा पहले एक और पहला वर्ड फिर आगे आते हैं। नेचुरल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस को लिखते हैं स्मॉल आर से, कैपिटल आर से नहीं। यूनिट वही हो, स्मॉल आर। ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, स्मॉल आर के अलावा कैपिटल आर यूज नहीं करते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है आर्टिफिशियल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल टर्मिनल या लोड रेजिस्टेंस। तीन में से कोई एक नाम देंगे। ज्यादातर एक्सटर्नल यूज करते हैं, ठीक है। पर ये ध्यान पे रखोगे कि एमसीक्यू में कोई भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। इंटरनल भी, इंटरनल तो आर है, एक्सटर्नल लोड या टर्मिनल, ठीक, वो कैपिटल आर से, वो स्मॉल आर नेग्लिजिबल है। हाँ, यही समझाना चाह रहा हूं कि जब ये नेग्लिजिबल है तो क्यों उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको इग्नोर करना मुमकिन नहीं होता है। मैं मिसाल देता हूँ। सब्जी खरीदते हो, मैंने कहा 2 किलो जो है वो ये फला सब्जी दे दो। वो मेजर करता है, थोड़ा सा कम ज्यादा होता है चलेगा। देखा ना, गौर किया है? बिल्कुल ये नहीं करता है कांटे से कांटे मिला होगा वैसे करके देगा। हल्का बहुत थोड़ा बहुत ज्यादा है चलेगा, कम भी दे देते हैं कुछ गड़बड़ करके चलेगा। और हम भी इतना नोटिस नहीं करते, बस क्यों 2 किलो आलू चाहिए। अब हमने 2 किलो लिया, अब हम कभी तस्दीक नहीं करते कि पूरा 2 kg है या नहीं। थोड़ा सा ज्यादा उसने दे दिया तब भी हम वो भी इग्नोर करता है, ऐसा ही है। लेकिन सोना खरीदने जाओ, गोल्ड, आप इग्नोर करोगे? नहीं करेंगे। यानी माइनर माइनर सभी काउंट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कुछ चीजें कहीं पर नेग्लिजिबल, लेकिन कुछ जगहों पर नेग्लिजिबल नहीं है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ जगहों पर इग्नोर करना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं। तो उसका यूज भी अभी देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस यानी एक्सटर्नल टर्मिनल लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, ये बता दूं कि जब हम बोलते हैं ना रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब है लोड रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। यानी बाय डिफॉल्ट इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सिर्फ बोलेंगे ना रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब है इसकी बात हो रही है, एक्सटर्नल टर्मिनल या लोड की। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम आपको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, तो इसकी बात हो रही है। और याद रखो, रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? दो चीजों पर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स, नंबर 1, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नंबर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज ए। और रेजिस्टेंस याद रखोगे लेंथ के डायरेक्टली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्स। जैसे मैंने कहा अभी, रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं कि जब चार्जेस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो करता है तो कंडक्टर के मॉलिक्यूल मिलकर उसको रोकती हैं, रोकने की सलाहियत है रेजिस्टेंस। तो अगर लेंथ ज्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो को रोकने वाली फौज भी ज्यादा हो गई, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? ज्यादा। ज्यादा
इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में मूव करता है, कंडक्टर के मॉलिक्यूल मिलकर उसको जो रोकते हैं वो रोकने की सलाहियत रेजिस्टेंस। तो अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा तो मॉलिक्यूल ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा तो रोकने की सलाहियत ज्यादा, सलाहियत ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा डायरेक्टली। और एरिया की मिसाल क्या है? एरिया इसको बोलते हैं, एरिया ये है ना, ये एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अब जैसे ये दरवाजा है, डोर है, ये इस कमरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कैसे? अब यहां पर फर्ज करो कि ये 40 बच्चे बैठे हैं, किसी ने इंफॉर्मेशन दी कमरे में कुछ होने वाला है, जान बचाओ भागो, तो सब फ्लो कहां से करेंगे, कहां से भागेंगे? इसी दरवाजे से। तो दरवाजा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और भागने में जो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सब तो एक साथ ही निकलेंगे, छोटा दरवाजा है, तो जो प्रॉब्लम होगी वो इसका रेजिस्टेंस। लेकिन फर्ज करो इसकी जगह एक बड़ा दरवाजा लगाते हैं यहाँ पर 10 फीट का, और 40 बच्चे ये क्लास में बैठे हैं और हम ये कहते भाई क्लास में कुछ होने वाला है, जान बचाओ भागो, तो अब फ्लो आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा? अब फ्लो आसान हो जाएगा क्योंकि एरिया बड़ा है। जब फ्लो आसान हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि रोकने की सलाहियत को रेजिस्टेंस बोलते हैं। फ्लो ज्यादा हो गया तो रोकने की सलाहियत कम हो गई। तो रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्स होता है और लेंथ के डायरेक्टली होता है। इस साइड दोनों को कंबाइन किया तो इसको ऐसे लिखोगे, आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। इस साइन को हटाओगे तो यहां पर रॉ इस्तेमाल करते हैं और इस रॉ को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। समझोगे? पहले तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क समझ लो। फर्स्ट करो कि मैंने आपको एक वायर दिया, कंडक्टर वायर, मैंने कहा कल आओ ना तो इसका रेजिस्टेंस निकाल के लाना। आपने बोला ठीक है। मैंने आपको भी एक कंडक्टर वायर दिया, मैंने कहा तुम भी यही काम करना। आपने बोला ठीक है सर। कल वापस आए, मैंने कहा हाँ भाई अब तुम बताओ जो काम दिया था क्या हुआ? आपने कहा सर आपने जो वायर मुझे दी थी ना उसका रेजिस्टेंस इतना ओम्स मिला है, यानी रेजिस्टेंस ये है। जब मैंने आपसे पूछा आप बताइए, तो आपने कहा सर आपने जो वायर मुझे दी थी उसकी लेंथ इतनी थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना था और उसका रेजिस्टेंस इतना ओम्स मुझे मिला है। तो बात तो दोनों ने एक ही की है, आपने डायरेक्ट बोल दिया, उसने इनडायरेक्ट बोला। लेकिन इसकी वैल्यू को जिसने ये बताया, एक्सप्लेन किया कि विद रिस्पेक्ट टू लेंथ और एरिया रेजिस्टेंस इतना है, उसकी वैल्यू को रेजिस्टिविटी बोलेंगे। और जिसने बगैर रेफरेंस के बताया उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। मतलब जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ और एरिया डिफाइंड होता है तो वो रेजिस्टिविटी बन जाता है, और बगैर लेंथ एरिया के डिफाइन करोगे तो वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है सिर्फ ओम, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। देखो यूनिट कैसे आया, ए इधर गया, एल मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, ये कैंसिल, तो क्या बच गया? ओम मीटर। ये इसका यूनिट है। ठीक, चलो ये बात भी हो गई। अब हम देखेंगे रिलेशंस बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। जनरली सोचो, बताओ क्या रिलेशन होता है? टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है? टेम्परेचर पता है क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। रेजिस्टेंस पता है? फ्लो को रोकने वाली सलाहियत किसी भी कंडक्टर में। सुनो गौर से, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? जरा इमेजिन करोगे, ये कंडक्टर है, इसका अपना एक टेम्परेचर है,
टेम्परेचर का मतलब है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब है जो कंडक्टर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो उन मॉलिक्यूल की वजह से फ्लो में जो प्रॉब्लम आ रही है वो रेजिस्टेंस। ऐसा ही है। फर्ज करो कि क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, 40 स्टूडेंट बैठे हैं। अब ये 40 के 40 स्टूडेंट ना क्लास में मूव कर रहे हैं स्लो स्पीड में, स्लो स्पीड में मूव कर रहे हैं। मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मुझे इसमें से निकलना है, तो मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो इस क्लास का रेजिस्टेंस हो गया। सही है। अब मैंने इस क्लास का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, मतलब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ा दी। अब ये सारे स्टूडेंट बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं 40 के 40। अब मुझे निकलना है, तो मुझे पहले के मुकाबले प्रॉब्लम ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस हमेशा टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट? यानी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली। चेंज इन रेजिस्टेंस बोलोगे तो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली। ठीक। अच्छा, अब याद रखोगे अगर डायरेक्टली है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डिफरेंट टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। तो एक एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और डिफरेंट टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला ये है, रॉ एल ओवर ए। ये जो है ना ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर साउंड की कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला फिर ये है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको आर नॉट कर दो। ये इनिशियल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री। एल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, और इसका यूनिट याद रखोगे इनवर्स डिग्री सेल्सियस या इनवर्स केल्विन। इनवर्स डिग्री सेल्सियस या इनवर्स केल्विन। और डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। सही। यहां तक कोई इशू? अच्छा, अब याद रखिएगा इसी को अगर मैं रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही फैमिली के लोग हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का फर्क बताया। रेजिस्टिविटी का मतलब है कंडक्टर का रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ एंड एरिया। तो रेजिस्टिविटी को चेंज करना चाहो तो ऐसे लिखोगे, फाइनल रेजिस्टिविटी इक्वल टू इसकी जगह इनिशियल रेजिस्टिविटी, और इसमें कोई तब्दीली नहीं। आरटी रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर यानी फाइनल रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने कहा 30 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस निकालो, तो इसका मतलब आरटी निकालना है। ये इनिशियल है, इनिशियल हमेशा 0 पर होगा। अल्फा कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ये हमेशा गिवन होगा। और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। दोनों में जी बिल्कुल सही। ठीक है, कोई सवाल यहां तक पहले करना है तो करो, क्योंकि फिलहाल बोर्ड पे जगह खत्म हो गई है। यहां तो कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पहले कर लो। ओके है, ठीक है।